हमारे को रक्षा अस्सलाम वालेकुम कैसे खैरियत है दिखा उसे तो ठीक है एवरीथिंग इज बेहतरीन तेरे बेगजीब से रौनक आ गई वैसे ही हाल होती है बाकी साल जैसा हो गया वैसा नहीं बेहतरीन हो गया अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ये अभी तक हमारे पास 32 स्टूडेंट्स आए हैं। जरा और स्टूडेंट्स को फराज जरा उनको जरा जगाओगे, टाइम हो चुका है, वो लोग भी आ जाए, जरा स्टार्ट करते हैं। जी सर, आ रहे हैं सारे आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो रहे हैं। फिर बस जो है ना, जैसे थोड़ा सा 40 होंगे से स्टार्ट कर करेंगे दीजिएगा। जब तक। हाँ जी।
थोड़ा सा ओके 3-4-5 मिनट बाद फिर शुरू करते हैं इसको इंशाल्लाह। ओके सर। फराज अटेंडेंस का जरा देख लीजिएगा ना आज भी, ये अटेंडेंस आप जी मुझे याद ना रहे तो जी जी आप खुद ही देख लिया करें ना। जी जी सर, मैं स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर दूंगा। हाँ वो आपका लास्ट वाला एक्सेल वाला शायद अभी तक नहीं भेजा आपने। सर वो एक्सेल की शीट मैंने इसलिए आज मैं भेजूंगा क्योंकि काफी बच्चे जो थे उन्होंने मतलब रिस्पॉन्ड सही नहीं किया, अच्छा तो चले वो आप अभी उसे अपडेट करेंगे तो आईडीज के साथ आएंगे, तो मैं वो जो स्क्रीनशॉट में जो जो आएंगे मैं वही आपको शीट भेजूंगा, फिर ठीक बाकी। है अपडेट करके भेज दीजिएगा। हाँ जी सर, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि जो लोग अब नए ज्वाइन किया होगा अगर किसी ने तो उसको कैसे इंफॉर्मेशन होगी? सर किस चीज की? हमारा ये जो क्लास चल रही है इसकी इंफॉर्मेशन उस तक कैसे पहुंचेगी? सर वो ग्रुप बनाया है हमने ना व्हाट्सएप का, तो उसी में वो वो है। तो आपने बनाया है ना, लेकिन हमें कैसे पता हम्म चले? वो तो यूनिवर्सिटी वाले ऐड करते होंगे ना, तो अगर किसी को उसमें उन्होंने ऐड कर दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो है ये ऐड हो गया और उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंची? सर हमारे बेसिकली अलग अलग ग्रुप्स भी बने हैं, जनरल ग्रुप्स। मतलब फॉर एग्जांपल जो हमारे बैच का है, जो थर्ड सेमेस्टर का और सेकंड सेमेस्टर का, तो उधर उधर भी मतलब शेयर कर दी थी इंफॉर्मेशन सारी ग्रुप्स रिलेटेड। अब मैं एक तो काम जो जो करता हूँ, वो जो हाँ तरीकाकार ठीक होता है ना इनके जो है ना वो है पोर्टल पे ना, वहां से जाकर है। मैं वो मैसेज भी कर देता हूँ ना उनको। हाँ चलिए सर, ठीक है सर, वो तो आपके पास राइट है, वो हाँ मेरे हम तो पास नहीं है, कर मैं वो सकते। कर देता हूँ। हाँ जी सर, ठीक है। यार ये सबसे रिक्वेस्ट है एक, कि मैंने ग्रुप पे भी बोला है, इधर चैट में भी बोला है कि आप अपनी जो आईडी, अपनी आईडी नाम के साथ आगे लिख लें। अगर अभी यहाँ से नहीं चेंज हो रहा तो आप वापस रिकनेक्ट हो जाओ क्लास में, तो आईडी लाजमी लिख लेना सारे, ठीक है? ताकि मैं स्क्रीनशॉट जब लूँ तो उसमें आपका नाम और आईडी दोनों आ रहा हो, तो कोई मसला ना हो किसी को। थैंक यू।
ओके क्लास, अब हम क्लास शुरू कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 2 है हमारा। मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी सर। Yes, जी, sir. वेरी गुड। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास अबाउट द कांसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट and strategic human resource management. We have already discussed all these things in the previous class. Now, in this class, we are going to discuss in detail, but not as much as the course of strategic human resource management, which is longer on for the one semester. But it is the basics of strategic human resource management. कि strategic human resource management क्या होता है, उसके हवाले से हम छोटी सी बात करेंगे आज। और इसी को सामने रखकर हम जो है आज ये है, उसके बाद फिर हम हमारे पास अगर टाइम बच जाता है देन वी विल डिस्कस अबाउट द जॉब एनालिसिस टेक्निक। तो इसको हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग विद द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैं दोबारा एक्सक्यूज मी सर, जी, आपके बैकग्राउंड में काफी डिस्टॉर्शन आ रही है। ओके, ये असल में मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन है? जी सर, काफी ज्यादा डिस्टॉर्शन है, कुछ आई थिंक बैकग्राउंड में भी है। हाँ, अच्छा 1 मिनट जरा आप रुकिए, मैं इसका कुछ करता हूँ इलाज।
जी अभी तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं आ रही है, अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, क्लियर है। सर क्लियर आ रही है। क्लियर है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रही है तो स्टूडेंट्स का रश लगा हुआ था। मेरे बिल्कुल ऑफिस के बराबर पे, क्यूबिकल के बराबर में ये जो है वो चल रहा था, तो मैं अभी किसी दूसरी जगह पे आ गया। चले तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? मैंने आपको बताया था शुरू में कि शुरू में जो था वो पर्सनल मैनेजमेंट था, फिर उसके बाद ये एचआर मैनेजमेंट हुआ, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हुआ। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली ये जो कोर्स ये स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को बेसिक
जो ऑफर करने का ऑब्जेक्टिव है, दैट इज बेसिकली द अलाइनमेंट ऑफ ऑल द स्ट्रेटजीज विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उन्हें कैसे अचीव किया जा सकता है। It is very important to know कि how can we achieve the organizational objective। अगर organizational objective क्योंकि जो मेन पर्पस होता है तमाम चीज़ों का वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो है उन्हें अचीव किया जाए। तो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसीज to the profitability, to the growth, and to the contribution toward the achievement of the objective of the organization। तो ये स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। वैसे जो सिंपल बुक्स में आपको मिलेगी उसका वहाँ ये लिखा हुआ होता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट is simply the formulating of the strategies and implementation of the strategy to achieve the strategic objective of the organization। तो ये स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन करते हैं, स्ट्रेटेजी जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो डिजायर्ड बिहेवियर होता है उसको इनकलकेट करते हैं इनटू द ह्यूमन रिसोर्स। देन these behavior will be converted into the growth or into the profitability, into the contribution to the objective of the organizations। तो ये स्ट्रेटेजी, अब इसको हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो इसको देखते हैं कि ये क्या है। ये देखिए, ये कहीं पर भी आपने मार्केटिंग में पढ़ा होगा कि आमतौर पर कंपनी के अंदर 3 टाइप्स की स्ट्रेटजीज होती हैं। Number 1, that is the corporate strategy, then we have a competitive strategy, then the third one is the functional strategy। The corporate strategy, the strategy which is designed by the top management, and that are the director, that are the board of directors, that are the CEO of the company, they set together and design the strategy for the growth of the company, for the creating the new unit maybe, or for creating other organizations. These long-term decisions will be made by the corporate at the level of corporate strategy। Then we have the competitive strategy। These people basically making strategy to meet the competition in the form, and to meet the competition in the industry। इंडस्ट्री के अंदर जो कंपटीशन चल रहा है उससे मीट करने के लिए किस तरह जो है हम स्ट्रेटजी बनाएं। दैट्स कॉल्ड द मिडिल लेवल स्ट्रेटजी। एंड एट द फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, लाइक जो HR वाले हैं या फाइनेंस वाले हैं या प्रोडक्शन वाले हैं, दीज ऑल पीपल हैविंग द स्ट्रेटजी एट द फंक्शनल लेवल। अब मसला ये है कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यहाँ पे इन तीनों स्ट्रेटजीज में किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है इन तीनों स्ट्रेटजीज के अंदर इस तरह कंट्रीब्यूट करता है कि वो ये कहते हैं कि जो फंक्शनल लेवल की स्ट्रेटजी होती है, ये फंक्शनल लेवल की स्ट्रेटजी जो है, all these strategies should align with the strategy of competitive level, and the competitive level strategy with align with the corporate level strategy। तो ये तीनों स्ट्रेटजीज जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ अलाइन होनी चाहिए। जब तक ये स्ट्रेटजी अलाइन नहीं होंगी, फॉर एग्जांपल द पीपल हु आर वर्किंग एट फंक्शनल लेवल, दे डोंट know what the top management or what the middle management are thinking। तो टॉप मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट क्या सोच रही है ये फंक्शनल लेवल को मालूम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी स्ट्रेटजी क्लियर नहीं होगी टूवर्ड द अचीवमेंट द ऑब्जेक्टिव। तो जब स्ट्रेटजी क्लियर नहीं होगी टूवर्ड अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, तो जो है वो बात उस तरह जो है वो नहीं समझ आएगी फंक्शनल लेवल को। तो फंक्शनल लेवल पर जो है, अब जहाँ पर क्या मतलब है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जहाँ जो लोग बैठे हुए हैं फंक्शनल एरिया के अंदर, ये लोग स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स के जब डिसीजन हो रहे हो यहाँ पर कॉर्पोरेट लेवल पर या कंपेटिटिव लेवल पर, तो ये कहते हैं जी हमने जब हम आप लोग डिसीजन ले रहे हो तो हमारा एक बंदा सीनियर HR प्रोफेशनल आपके साथ कॉर्पोरेट लेवल पे भी मौजूद होना चाहिए और कंपेटिटिव लेवल पे भी मौजूद होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि आप क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं और उसके बेसिक बैकग्राउंड क्या है, स्ट्रेटजी मेकिंग की फाउंडेशंस क्या है। तो हमें ये मालूम होगा तो हमें इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली द इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन जो है उसकी तरफ से होगी। तो ये तीनों स्ट्रेटजीज का आपस में अलाइन होना बेसिकली
that is the activity of strategic human resource management. स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक चीज और भी आती है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं वो भी आपस में अलाइन होनी चाहिए, जैसे एचआर की ट्रेनिंग के साथ, ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस के साथ, परफॉर्मेंस की कंपनसेशन के साथ। इसी तरह ये चारों स्ट्रेटजीज आपस में अलाइन होनी चाहिए। यानी अगर परफॉर्मेंस कोई अच्छी दे रही है तो दे रहा है या दे रही है तो उसको उसका कंपनसेशन पैकेज भी बेहतर मिलना चाहिए। अगर आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी ज़रा थोड़ी सी हल्की है तो फिर आपको ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए ताकि आप ट्रेनिंग के थ्रू अपने उन एम्प्लॉइज़ को जो है, तो ये स्ट्रेटजीज चारों जो है वो आपस में अलाइन होनी चाहिए। जी, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क, अदरवाइज आई एम मूविंग फॉरवर्ड। सर हम इस फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये लोअर लेवल मैनेजमेंट इसको डील करती है। इसको फंक्शनल लेवल की बात कर रहे हैं? जी सर। जी बिल्कुल, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी जो है बेसिकली इन तीनों स्ट्रेटजी में, ये देखें, ये टॉप मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी है, मिडिल मैनेजमेंट और ये लोअर मैनेजमेंट। ओके ओके। एनी अदर, किसी को कुछ क्लैरिफाई करना हो, कुछ ऐड करना हो, कुछ बताना हो, कुछ कमेंट करना हो तो आप कर सकते हैं। सर यूनिवर्सिटी खुलेगी नेक्स्ट संडे को, इसके बारे में नहीं है मुझे, जहाँ तक अंदाजा है तो वो आप लोग मेन कैंपस की रजिस्ट्रेशन है आप लोगों की ना? जी सर। मुझे ये पता चला है कि शायद मेन कैंपस ऑनलाइन ही होगा, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन ये बात, या हाइब्रिड करेंगे, आधे स्टूडेंट को एक उसमें बुलाएंगे और आधों को दूसरे में। बहरहाल अभी कोई कंफर्म नहीं है, तो आप लोगों को तो कुछ बताया नहीं ना उन्होंने। मुझे ये पता चला था कि शायद ये ऑनलाइन ही चलेगा। सर कुछ बताया नहीं अभी। नहीं बताया ना, तो जो भी होगा तो अभी पता चल जाएगा आपको। वैसे मुझे लगता है ऑनलाइन ही चलाएंगे ये। ठीक है जी, और कोई सवाल लेक्चर से रिलेटेड? सर ये कॉम्पिटिटिव का एक बार दोबारा बता दें, क्लियर नहीं हुआ। जी बेटा, कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि वो स्ट्रेटजीज जो आप बनाते हैं अपने कंपेटिटर्स को देखकर। फॉर एग्जांपल, आपका जो कंपेटिटर है, हम यूनिलीवर और पीएनजी की अगर एग्जांपल लें तो पीएनजी और यूनिलीवर एक दूसरे के जो है वो कंपेटिटर है। जब पीएनजी कोई अपनी स्ट्रेटजी बना रहा होगा, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बना रहा होगा या एचआर की स्ट्रेटजी बना रहा होगा, अब वो स्ट्रेटजी जो है अपने जो कंपेटिटर्स हैं उसको सामने रखेगा और उसके बाद वो स्ट्रेटजी बनाएगा कि हाउ कैन वी बीट आवर कंपेटिटर्स। क्योंकि ये कंपेटिटर्स दो कंपनी के दरमियान में जो है वो समझे एक किस्म की लड़ाई होती है। तो लड़ाई के लिए जो स्ट्रेटजी तैयार होती है वो सामने वाला जो हरीफ होता है उसको देखकर, जो आपका दुश्मन होता है उसको देख के स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो ये लोग, इन लोगों का काम ये है कि दे हैव लुक ऑन दी, they have the eyes on the industry, they have eyes on their competitors, and then they make their strategy how to beat them. तो ये जो है इस लेवल की जो स्ट्रेटजी होती है ये लोग ये बनाते हैं। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटजी बनती है, वो स्ट्रेटजी जो है नीचे जाती है कंपेटिटिव लेवल पर। तो कंपेटिटिव लेवल पर उसको अपने टॉप लेवल की स्ट्रेटजी को देखकर अपनी स्ट्रेटजी डिजाइन करते हैं कि हाउ कैन वी बीट एंड गेन आवर ऑब्जेक्टिव आफ्टर बीटिंग टू द कंपेटिटर्स। और फिर नीचे फंक्शनल लेवल पे जाते हैं तो फंक्शनल लेवल वाले जो है इस स्ट्रेटजी को देखकर जो है वहाँ फंक्शनल लेवल पर काम करते हैं। तो वो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, ओके सर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हिस्ट्री एंड ओरिजिन है कि एसएचआरएम बेसिकली किस तरह जो है इसकी ग्रोथ हुई है, कैसे ये फॉर्म हुआ असल में बेसिकली। तो इसके बारे में ये बोलते हैं कि आपको तो मालूम है कि जापानीज जो है वो क्वालिटी वाइज बहुत साउंड लोग हैं। तो जब जापानीज ने अपनी ऑटोमोबाइल्स को जो है वो अमेरिकन ऑटोमोबाइल्स के साथ जो है वो काम करना शुरू किया
तो जापानीज जो गाड़ियाँ थी वो बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी थी और उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर थी। तो जब यूएसए था उसकी परफॉर्मेंस जो है इसके मुकाबले में बहुत कम थी। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए यूएसए में इस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया कि जो स्ट्रेटजीज हैं उनको जो है रीडिज़ाइन किया जाए। तो खास तौर पर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज है उनको रीडिज़ाइन किया जाए और हमारे जो लोग हैं उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसे इम्प्रूव किया जाए ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सकें टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। उससे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के तौर पर जो है ये एचआर की स्ट्रेटजी इस्तेमाल नहीं होती थी। तो ये पहला ये था मौका जिसके ऊपर जो यूएस, क्योंकि ये यूएसए की ओरिजिनेशन है, तो यूएसए ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया कि हाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अचीवमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर ये जो अंडर परफॉर्मेंस क्राइसिस था जो कि यूएसए के अंदर फेस किया गया, जापानीज जो क्वालिटी है उसको सामने रख करके, जापानीज की क्वालिटी बहुत बेहतर थी जबकि इनकी क्वालिटी बहुत कम थी। तो वो अंडर परफॉर्मेंस क्राइसिस में जो है अमेरिकन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो आना शुरू हुई। तो उसको सामने रखते हुए फिर वहां पर ये इसकी ओरिजिनेशन हुई। और जिससे अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, दे फोकस ऑन दी स्ट्रेटेजिक लेवल, दे फोकस ओनली ऑन दी मैनेजर्स। तो जो मैनेजर्स होते हैं उनको फोकस किया जाए और वो जो इंडिविजुअल्स लोग हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनको फोकस किया जाए, उनकी इम्प्रूवमेंट पर बात की जाए, उन्हें देखा जाए जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे काम करते हैं। ये एक इसके अंदर मैं समझता हूँ कि फ्लॉ है। जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो तमाम जो लेवल है, तमाम जो एम्प्लॉइज हैं उन पर फोकस करने की बात करता है, जबकि जो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है दे बेसिकली डिक्लाइन द कलेक्टिविज्म एंड दे फोकस ऑन द इंडिविजुअलिज्म। तो ये दूसरा एक कंसेप्ट जो है यूएसए के अंदर आया कि लोग कलेक्टिविज्म से हटकर इंडिविजुअल, उनकी जो पर्सनल लाइफ है इवन वो इंडिविजुअलिज्म पर जो है आ गई और कलेक्टिविज्म खत्म हो गया। आपने अभी भी देखा होगा कि वहां पर यूएसए के अंदर जो लोग हैं वो ज्यादातर इंडिविजुअलिज्म है, वहां पे कलेक्टिविज्म नहीं है। वहां पे जो फैमिलीज हैं वो ज्यादातर अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं, तो कलेक्टिविज्म की बात जो है वहां पर नहीं है। तो जब ये ट्रेंड जो है वो राइज हुआ कि लोग जो है अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ इंडिविजुअली गुजार रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो उनकी परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया वो इंडिविजुअली है, तो इन्होंने परफॉर्मेंस, टीम बेस्ड परफॉर्मेंस की बजाय इंडिविजुअल जो लोग हैं उनको जो है वो लेकर आगे बढ़े। फिर उसी दौर के अंदर जो है इसकी वजह से राइज ऑफ नॉलेज वर्कर्स, जो नॉलेज वर्कर थे उनकी, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है स्ट्रेटेजिक लेवल पर बात की गई थी, तो इसकी वजह से ही लोगों ने और ऑर्गेनाइजेशंस ने ये सोचा कि अब हम अगर क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, हम इनोवेशंस की बात करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की बात करते हैं थ्रू ह्यूमन रिसोर्स, तो इट मींस वी शुड हैव द नॉलेज वर्कर, we should have the human resource which is more knowledgeable, which having the higher degree। तो ये चीज, ये ट्रेंड है उसके साथ साथ ही शामिल हो गया। देन ड्राइव क्वालिटी थ्रू TQM, ये सिस्टम ही शुरू हो गया वहां पर यूएसए में भी। TQM वैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है दैट इज द ओरिजिनेशन फ्रॉम द जापानीज, लेकिन फिर ये जो है यूएसए के अंदर भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसके अंदर एक और भी फिनोमेना है जो कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो है वो बेस बना। उसमें यह है कि जो ह्यूमन रिसोर्स के लोग थे जो प्रैक्टिकली काम कर रहे थे, उनको टॉप मैनेजमेंट में, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में जगह नहीं मिलती थी हमेशा। तो उन्होंने, और जो HR के प्रोफेसर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, इन दोनों ने मिलकर एक लॉबी क्रिएट की और इन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया ताकि जो ह्यूमन रिसोर्स के लोग हैं उन्हें भी टॉप मैनेजमेंट में पोजीशन मिलनी चाहिए। और एकेडमिशियंस ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की, बहुत लेटर लिखे, बहुत बुक्स लिखी और जो HR प्रोफेशनल थे उनको सपोर्ट किया। और इसी तरह इनके इस रिसर्च की वजह से और इनकी फाइंडिंग्स की वजह से
और इस इनोवेशन की वजह से जो है अल्टीमेटली नाउ द ऑर्गेनाइजेशन बिलीव दैट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल शुड बी द पार्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। तो ये भी लॉबी जो है वो क्रिएट की गई थी कि जो टॉप मैनेजमेंट है जब उसकी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होती है तो कॉर्पोरेट लेवल पर और कंपेटिटिव लेवल पर ह्यूमन रिसोर्स वालों का भी पार्ट होना चाहिए। तो इस तरह जो है ह्यूमन रिसोर्स वालों को उसका हिस्सा बनाया गया, जबकि इससे पहले एचआर के अलावा लोग वहाँ बैठते थे जिसमें फाइनेंस वाले भी होते थे अक्सर, जिसके अंदर जो है वो मार्केटिंग वाले भी होते थे, प्रोडक्शन वगैरह वाले भी होते थे, लेकिन एचआर वालों को इतनी ज़्यादा जो है अहमियत नहीं दी जाती थी। लेकिन इस कंसेप्ट के आने के बाद नाउ एचआर हैविंग द मोर वर्थ देन द प्रीवियस। तो ये कुछ जो है इसकी हिस्ट्री है जिसकी वजह से जो है ये 90s का कंसेप्ट है, 70s 80s के अंदर जो है इस कंसेप्ट की ज़्यादा ओरिजिनेशन हुई है और उसी से ये मजीद आगे बढ़ा है। ठीक है जी, और कोई आपका सवाल इसके ऊपर हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों में से किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये एक एग्जांपल है छोटी सी कि हाउ कैन यू अलाइन द स्ट्रेटजीज। ये स्ट्रेटजी मैप है। एक तरफ जो है वो वर्क फोर्स जो है उसकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए एक तरफ जो है एफिशिएंसी स्ट्रेटजी है और एक तरफ ग्रोथ स्ट्रेटजी है। इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करके जो है इसको इस स्ट्रेटजी को जो है देखिए, बस यहाँ पर जो आपको दिखाने का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये जो 4 स्टेजेस हैं इसके, जैसे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है जिसके अंदर जो है कस्टमर पर्सपेक्टिव है, इंटरनल पर्सपेक्टिव है और लर्निंग पर्सपेक्टिव है। ये 4 स्ट्रेटजीज हैं। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि ये जो है 4 स्ट्रेटजी किस चीज़ की है जो यहाँ पर नजर आ रही है? आप लोगों ने पढ़ा होगा ये किस चीज़ की जो है 4 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जिसमें फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, कस्टमर्स, इंटरपर्सनल और लर्निंग पर्सपेक्टिव। कोई बता सकता है मुझे? किसी को याद है? ओके, आप लोगों को याद नहीं है कोई मसला नहीं है, मैं बता देता हूँ। ये जो है बैलेंस स्कोर कार्ड, एक नाम सुना होगा आपने। तो ये बैलेंस स्कोर कार्ड के ये 4 पॉइंट है कि अगर आपने परफॉर्मेंस चेक करनी है तो ये चारों पॉइंट चेक करने हैं। कि आप वो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव देख रहे हैं कि एक्सपेंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी किस तरह की है, जो कस्टमर पर्सपेक्टिव देख लें कि कितना पार्टनरशिप है लोगों के साथ आपके पास, फिर इंटरनल पर्सपेक्टिव में एम्प्लॉइज है, वर्कफोर्स मैनेजमेंट है, और फिर लर्निंग पर्सपेक्टिव है कि लर्निंग के अंदर आप किस तरह जो है लोगों को लेके बढ़ते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप इसके अंदर जो है वो देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए हम 3 चीज़ें बता रहे हैं, जिसके अंदर एक्सपेंड ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी, एनहांस वर्कफोर्स वैल्यू और इम्प्रूव कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर को आपने इम्प्रूव करना है। ये चीज़ें जो है ये पार्ट है किसका? फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव का। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के थ्रू आप इन 3 चीज़ों पर काम करेंगे। फिर कस्टमर पर्सपेक्टिव है जिसके अंदर पार्टनरशिप है, सर्विस डिलीवरी है, क्वालिटी की एक्सीलेंस है, ऑन डिमांड डिलीवरी है, इफेक्टिव कॉम्पनसेशन है। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें मिलकर इसको स्कोप कर रही है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को। और ये जो नीचे वाली चीज़ है इंटरनल पर्सपेक्टिव, जिसमें वर्कफोर्स मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, या कस्टमर मैनेजमेंट है, सर्विस डिलीवरी मैनेजमेंट है, कॉस्ट मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें मिलकर इन चीज़ों को स्कोप कर रही हैं। और उससे नीचे लर्निंग पर्सपेक्टिव में इंटीग्रेट किया है, मोटिवेशन है, पार्टनरशिप, नॉलेज, एक्सीलेंस एंड बैलेंस, ये सारी चीज़ें मिलकर इसे सपोर्ट कर रही है। तो जब आप कोई स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं तो स्ट्रेटेजी बनाते हुए आपको जो है ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी होती है कि आपने सबसे लोअर लेवल से स्टार्ट करना है या सबसे ऊपर से स्टार्ट करना है। सबसे ऊपर में स्टार्ट करके भी सबसे पहले ये चीज़ अगर हमें अचीव करनी है तो हमें ये करना होगा, फिर हमें ये करना होगा, फिर हमें ये करना होगा, फिर हमें ये करना होगा, तब जाकर हम अचीव कर सकेंगे। और उसी तरह जैसे ये एरो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये एरो जो है वो आप बना दें अपनी स्ट्रेटेजी के लिए कि ये स्ट्रेटेजी मैपिंग होती है कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी किस तरह बनानी होगी। फर्ज करो जैसे इन्होंने कहा कि हम वर्क फोर्स की इफेक्टिवनेस को बढ़ाना चाहते हैं। अगर वर्क फोर्स की इफेक्टिवनेस को बढ़ाना है तो हमें क्या क्या काम करने होंगे और किस तरह वो काम एक दूसरे के साथ अलाइन होंगे जिससे वर्क फोर्स की इफेक्टिवनेस जो है बढ़ेगी, जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ठीक है जी, और कोई सवाल आपका इससे रिलेटेड तो पूछ लें,
ये देखें ये सर बैलेंस ये जो लर्निंग जी। प्रोस्पेक्टिव है इसको ऑर्गेनाइजेशनल एंड एम्प्लॉयज कैपेबिलिटीज भी कहते हैं। ये जो लर्निंग प्रोस्पेक्टिव है लर्निंग प्रोस्पेक्टिव में क्या कहते हैं? इसको ऑर्गेनाइजेशनल एंड एम्प्लॉयज कैपेबिलिटीज भी कहते हैं। कह सकते हैं आप। नहीं देखिए यहाँ पर लर्निंग प्रोस्पेक्टिव हर एक इदारे का अलग अलग होगा।